चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पाचन तंत्र के बाद शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इधर बैठ जाओ, ज़्यादा सही रहोगे, इधर बैठ जाओ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या हो गया? एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। देखिए मैंने पीछे बता रखा है आपको, जो ग्रंथि होती हैं वो कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जिससे कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। और ये रासायनिक पदार्थ जो है दो तरीके से स्रावित होता है। एक, ये पदार्थ सीधे टारगेट तक पहुंचा दिया जाता है, और दूसरा, ये पदार्थ सीधा रक्त में छोड़ दिया जाता है। जो ग्रंथियां अपना स्रावित पदार्थ रक्त में छोड़ती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है उसे हम हार्मोन कहते हैं। दूसरी टाइप की होती हैं वे ग्रंथियां जो अपना स्रावित पदार्थ सीधी नलिका के द्वारा अपने टारगेट स्थान तक ले जाती हैं, इसीलिए इनको नलिका युक्त और उनको नलिका विहीन कहा जाता है। ये जो होती हैं ये नलिका युक्त ग्रंथि होती हैं, नलिका युक्त भी इनको कह दिया जाता है, और इनको नलिका विहीन कह दिया जाता है। ये दोनों में अंतर आप समझिएगा। नलिका विहीन, इनके द्वारा जो स्रावित रासायनिक पदार्थ है वो एंजाइम कहलाता है, उनके द्वारा हार्मोन। प्रमुख बहिस्रावी ग्रंथियां लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, आंसू, श्वेत, श्लेष्म, ज़्यादातर इसमें हम पढ़ चुके हैं। दूसरा एक ग्रंथि और होती है जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जिसे जो अग्नाशय है और मानव शरीर में एकमात्र ही मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय हार्मोन्स का भी स्रावित करेगी और अग्नाशय एंजाइम। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, माल्टेज एंजाइम है इसमें, और इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है जो किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अग्नाशय। पिछली क्लास में ये हम सब चर्चा कर चुके थे। अब जो आगे की हमारी क्लास है, आगे की जो हमारी क्लास चलेगी वो चलेगी अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो आपका जो टॉपिक है, आप टॉपिक भी डालेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है? तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्रंथि। सबसे पहली चीज, इन ग्रंथियों का अध्ययन, इन ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी जो होता है वो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और एंडोक्राइनोलॉजी जो है उसके जो जनक हैं, इसके जो जनक हैं वो कौन माने गए हैं? एडिसन। एडिसन किसके जनक हैं? एंडोक्राइनोलॉजी के जनक हैं। एक चीज। दूसरा चीज, ये जो एंडोक्राइनोलॉजी हैं, जितनी भी ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ है, इनके द्वारा जो भी स्रावित पदार्थ है उसको हम हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन। और हार्मोन के बारे में तीन चीजें आप जानिएगा। हार्मोन की खोज या नामकरण किसने किया था जी? स्टर्लिंग। किसने किया था? स्टर्लिंग ने। दूसरी चीज, सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया था?
तो प्रथम खोजा गया हार्मोन क्या नाम था जी? सिक्रेटिन। प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन था। तीसरी चीज जानिए हार्मोन के बारे में। एक विद्वान थे हक्सले, जिन्होंने हक्सले इन्होंने हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक कहा है। इन्होंने हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक कहा है। उतारते चलेंगे साथ साथ, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, ये आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। उतार लिया सबने? यहां तक उतार लिया? ठीक। मतलब हमने अभी तक ये देखा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो अध्ययन कहलाता है वो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक एडिसन को माना जाता है, एक चीज़। फिर हमने ये पढ़ा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे जो पदार्थ स्रावित होता है, जो रसायन इनसे स्रावित होता है, उसको हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन की खोज या नामकरण स्टर्लिंग ने किया था। हार्मोन, जो पहला हार्मोन था जो खोजा गया था वो सिक्रेटिन था। और एक विद्वान हुए हैं हक्सले, जिन्होंने हार्मोन्स को रासायनिक क्या कहा है? रासायनिक हार्मोन कहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं समझा दूँ इस चार्ट पे, फिर हम आगे चलते हैं। आप एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ से 2 पॉइंट और बनते हैं। एक, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, और दूसरा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम आएगा पीयूष ग्रंथि, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम आएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला हो जाता है जब क्वेश्चन आता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लेगा तो यकृत आंसर मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को बोल दे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आपको पता होना चाहिए यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है बल्कि बहिर्स्रावी ग्रंथि है। इसीलिए जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी मानव शरीर की वो कौन सी होगी? थायराइड ग्रंथि होगी। इस बात को बनाइए, फटाफट इसको उतारिए, फिर आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सबसे पहले शुरू करेंगे हम इसमें ग्रंथि, और ग्रंथि का नाम होगा पीयूष ग्रंथि। क्या नाम होगा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि रहने वाली है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो ये उतार लिया सबने? उतार लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि बहुत सारी ग्रंथियां मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। सामान्य स्तर की परीक्षाओं में सामान्य से एक सवाल ये भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंडोक्राइन है और कौन सी एक्सोक्राइन है। सतही सवाल होगा लेकिन आसान है, मगर पढ़ने वाले बालक के लिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं और इन्हीं ग्रंथियों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हिंट डाल देंगे,
पीयूष ग्रंथि, इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए नाम में मास्टर आ गया, पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। अब सबसे पहले हम देखें कि ये जो पीयूष ग्रंथि है, अगर हम इसकी लोकेशन देखें, तो सबसे पहले सतही चीज जानिएगा, ये कहां पाई जाएगी? मस्तिष्क में। सबको पता रहता है, अधिकांशतः बच्चों को पता रहता है कि मस्तिष्क में, लेकिन अब ये घिसा पीटा क्वेश्चन हो गया है। अब थोड़ा सा इसके डीप में चलते हैं। मस्तिष्क में एक जगह होती है हाइपोथैलेमस। ऐसे मान लिए कि ये हाइपोथैलेमस है, जो कि कहां पर है? मस्तिष्क में। इस हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई एक ग्रंथि होती है। इसी को हम कहेंगे कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। लेकिन ये अभी काम नहीं हुआ हमारा। अब आप समझिएगा कि ये जो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस से जुड़ी पीयूष ग्रंथि, ये एक अस्थि होती है। नाम क्या हो गया? स्फिनॉइड। स्फिनॉइड क्या है? एक अस्थि। और आपको पता है प्रत्येक अस्थि में खोखली गुहा होती है, अस्थि गुहा। उसका नाम है, ये जो व्हाइट वाला मैंने बनाया, ये है इसका नाम है टेला मर्सिका। क्या नाम है? सॉरी, सेला टर्सिका, उल्टा बोल दिया, माय मिस्टेक। सेला टर्सिका। सेला टर्सिका। सेला टर्सिका क्या है? ये एक अस्थि गुहा है। क्या है? ये एक अस्थि गुहा है। तो अब स्थिति को आप समझें। जो पीयूष ग्रंथि है, आप क्या कहेंगे? मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई ग्रंथि होती है, जो स्फिनॉइड अस्थि के सेला टर्सिका नामक भाग में या अस्थि गुहा में स्थित रहती है। इतनी बात आप समझिए। आकार की बात अगर हम करें, किसकी बात करें? आकार की। इस ग्रंथि का जो आकार है, यह भी एक बार सवाल आ गया था, मटर के दाने के समान है। मटर के दाने के समान होता है किसका आकार? पीयूष ग्रंथि का आकार। इतनी बात बनाइए। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। आगे चर्चा करेंगे इसके हार्मोन से। हार्मोन से हार्मोन से अरे बात समझ आ गई है? लिखवाऊं पूरी तरह से? लिखवाने की जरूरत तो नहीं है आपको पूरा कि कहां पाई जाएगी। जो चीज पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले पीयूष ग्रंथि किस अस्थि में पाई जाएगी, तो स्फिनॉइड। अगर आपसे पूछ ले पीयूष ग्रंथि किस अस्थि गुहा में पाई जाएगी, सेला टर्सिका। अगर आपसे पूछ ले पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है, हाइपोथैलेमस, और मस्तिष्क तो है। जैसा विकल्प
जैसा ऑप्शन में आप विकल्प देखेंगे वैसा ही इसका क्या मान देंगे, आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। यानी जो पीयूष ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अब ये मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है क्यों? तो इसका जवाब मिलता है क्योंकि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन अन्य हार्मोनों के स्रावन पर या निकलने पर नियंत्रण स्थापित रखते हैं। लिख लेंगे और मैं आपको समझाने का भी प्रयास करता हूं कि देखेंगे अभी थोड़ी देर में हम पीयूष ग्रंथि से जो जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में हम ये जानेंगे कि कुछ हार्मोन तो इसमें अपने व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन इसके अधिकांशतः हार्मोन ऐसे होते हैं जो शरीर से अन्य निकलने वाले हार्मोनों को स्रावित करने में प्रेरित करते हैं, तो नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कह दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप लिख लिया पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, ये आप समझिएगा। अब पीयूष ग्रंथि की संरचना देख लें, या संरचना छोड़िए, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहेगा। अब वैसे तो बच्चे भी और नोट्स में भी आजकल मैं देखता हूं कि सब रट के जाते हैं कि ये हार्मोन उसका है, ये हार्मोन निकलता है, ये नहीं निकलता। बट यहां से अब एक नया ट्रेंड आ गया है सवाल पूछने का। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के किस भाग से निकलता है। इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। या 4 हार्मोन दे देगा, चारों पीयूष ग्रंथि के होंगे, और पूछ लेगा कौन सा एक अग्रभाग से निकलता है, मध्य से निकलता है या पश्च से निकलता है। थोड़ा सा डीपली चला जाता है। हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, किसी परीक्षा में जाते हैं, और हार्मोन से 2-3 तरह के सवाल बनते हैं। एक तो कहाँ से निकल रहा है, उसका वर्क क्या है, और क्या उससे शरीर पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, मतलब कोई रोग वोग भी हो रहा नहीं हो रहा उससे। तो इस तरह की 2-3 चीज़ें आपको हार्मोन से पढ़नी चाहिए। देखिए शुरू करते हैं हम। तो हम यहाँ बता दें आपको, मान लीजिए ये मैंने मटर के दाने के समान ये मैंने पीयूष ग्रंथि बता दी। ये है आपकी पीयूष ग्रंथि जो कि मटर के दाने के समान। अब इस पीयूष ग्रंथि में इस तरह से 3 भाग होते हैं। इसको बोलेंगे अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, एंटीरियर, मिडिल और पोस्चर। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं किसके, पीयूष ग्रंथि के। और इन तीनों भागों से आपके हार्मोन स्रावित होते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही बन जाता है कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, पीयूष ग्रंथि के
पश्च भाग से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं और पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं। तो फटाफट मैं पहले आपको हार्मोन्स लिखवा देता हूं कि कौन कौन से हार्मोन इसकी अग्रपाली से, इसको हाँ पाली लोब्स भी बोलते हैं, अग्रभाग या अग्रपाली, अग्रपाली, ऐसी मध्य भाग या मध्य पाली, लोब्स इंग्लिश में, पश्च भाग या पश्च पाली, जैसे भी आ जाए ऑप्शन में, पाली आ जाए या भाग आ जाए। अब हार्मोन कौन कौन से निकलना है, तो पहला हार्मोन है इसमें, इधर से देखते चलेंगे हम, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, लिखते चलेंगे, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म बहुत पूछी जा रही है आजकल, STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। दूसरा है थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, इंग्लिश हो जाएगी इसकी थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी TSH। तो STH और TCH ये किसके हार्मोन हैं, ये हार्मोन हो गए किसके, अग्रभाग के। और भी हैं एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तीसरा है एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोनो, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ACTH, ये बन जाएगा ACTH। शॉर्ट फॉर्म से भी हार्मोन पूछे जाते हैं, बता दे रहा हूँ मैं, इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, इसलिए बहुत आसानी से बहुत हल्के से उतारते चलेंगे अच्छे से। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, चौथे पे है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, GTH, ये सब आप उतारते चलें साथ साथ, है ना। और भी एक हार्मोन है इसमें, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, 5 में ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, LTH। तो ये हार्मोन आपको पढ़ने हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो 5 हार्मोन हैं ये इसकी अग्रपाली से निकलते हैं। मध्य पाली से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, MSH, है ना, मिलेनोसाइट स्टिमुलेशन हार्मोन, है ना। और पश्च पाली से जो इसका प्रमुख हार्मोन निकलता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। यहाँ से जो हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा निकलता है वैसोप्रोसिन। ये 2 हार्मोन कहाँ से निकल रहे हैं, इसके पश्च पाली से निकल रहे हैं।
एक बार इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं। ठीक, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, पीछे तक दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, तो हमने पढ़ा कि पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन हैं वो आप समझिएगा 5, 6, 7, 8 हार्मोन, ये प्रमुख हार्मोन लिखाए हैं, है ना, ये आप ध्यान रखिए। कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा, कुछ हार्मोन्स आपको अलग दिखाई देंगे, तो कुछ नोट्स में आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो ये पीयूष ग्रंथि के हमने 3 भाग पढ़ाए हैं, तो वहाँ पर 2 ही भाग दिखाई देंगे आपको कुछ नोट्सों में, तो कुछ नोट्स में 2 भाग दिखाई देंगे। तो जो ये मैंने मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन मध्य पाली से दिखाया है, आपको बताया है, ये आपको उन नोट्सों में या उन अध्यापकों द्वारा अग्रभाग से दिखा दिया जाएगा। हैं सब यही, अंतर क्या आएगा? अंतर यही आएगा जो मैंने आपको बताया। गलत वो भी नहीं है, क्योंकि इतना डीपली जाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि जो इसका ये मध्य भाग होता है, ये भले से मैंने बड़ा दिखा दिया लेकिन बहुत छोटा भाग होता है ना। जो मध्य भाग है तो सीधी सी बात है अग्र और पश्च के बीच में होगा, तो हम उसको कैसे अलग अलग दिखा दें? तो इसलिए कुछ किताबें या कुछ टीचर्स ये जो मध्य भाग है इसको ना मानकर इसके वाले हार्मोन को किस में ऐड कर देते हैं? अग्र भाग में ही ऐड कर देते हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि ये जो हार्मोन हैं जो आपने लिखे हैं, ये हार्मोन आपको इसी तरह से याद रहने चाहिए कि अग्रपाली से निकलेगा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, STH बोलेंगे इसको। दूसरा है थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग बोल देंगे या स्टिमुलेटस बोल देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। स्टिमुलेट आप याद रखना, स्टिमुलेट जो शब्द आता है वो किसके लिए आता है? प्रेरक के लिए आता है। तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH बोल देंगे इसको। तीसरा है एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH बोल देंगे। चौथा है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, है ना, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GTH बोल देंगे। अगला है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, इसको कहीं LH भी लिखा मिल जाता है ना, आप परेशान ना हो, है ना, ल्यूटिनाइजिंग, तो वो। फिर मध्य भाग से मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन निकलता है इसका, मध्य भाग से कौन सा निकलता है? मेलेनोसाइट। और पश्च भाग से 2 हार्मोन निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बेसोप्रेसिन हार्मोन लिखवा दिया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बात समझ में आ गई आपको? ये आपको याद रखना होगा कि ये हार्मोन जो हैं। अब बात आती है दूसरा, अब बात आती है यहाँ पर हार्मोन्स के काम की, कौन सा क्या काम करेगा। तो एक एक करके इनको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो होगा वो होगा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, और ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है ये वृद्धि हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? वृद्धि। तो ये सब उतार लिया आपने, अब हैंड डालेंगे आप, एक एक हार्मोन्स के बारे में चर्चा करनी है हमें। तो सबसे पहला हेडिंग है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये कैसा हार्मोन है जी? वृद्धि हार्मोन। मतलब क्या हो गया? शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब आपने देखा होगा कुछ लोग बिल्कुल बोने गटुए से रह जाते हैं, उनके शरीर के विकास ही नहीं हो पाता, और कुछ लोग बहुत लंबे चौड़े अजीब से लगते हैं। दोनों ही लोग अजीब लगते हैं। हम और आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब सामान्य हैं, लेकिन अगर हमसे बहुत कोई छोटा हो जाए तो वो अजीब लगेगा, हम में शामिल नहीं माना जाएगा। और कोई बहुत लंबा चौड़ा हो जाए, जैसे विक्की, नहीं विक्की इतना लंबा चौड़ा कहाँ है,
नहीं, आपकी कंपेयर में है लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं है। कहने का मतलब भीम का है शरीर, जैसे भीम का एक इमेजिन हमारे दिमाग में आता है, खली। खली बिल्कुल, खली कोई अच्छा लगता है क्या भाई? खली ने अपनी उस भीम कायता को स्पोर्ट्स में लागू कर दिया तो उनका नाम हो गया, वरना अगर खली को आप देख लोगे तो उनसे इतने वो अजीब है कि उनसे बोला तक नहीं आता। उनसे आप फ़ोन पे बात करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो वो अतिकायता है, अतिकायता। तो ये जो दोनों चीज़ में बताई, बोना और अतिकायता, ये इसी का है। मतलब अगर ये हार्मोन आपके शरीर में कम निकल रहा है, ये हार्मोन आपके शरीर में कम निकल रहा है, तो आप बोने रह जाएंगे, बोनापन हो जाएगा। और ये हार्मोन यदि आपके शरीर में ज़्यादा निकल रहा है तो आप सामान्य से अधिक हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर दो रोग आते हैं, साइमंड रोग और एक्रोमिगेली रोग। साइमंड रोग और एक्रोमिगेली रोग। तो आप यहां ध्यान रखें, साइमंड रोग और एक्रोमिगेली रोग का संबंध इसी हार्मोन से है। एक कमी से होता है, एक अधिकता से होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपको ये सारी बातें। तो आपने ये समझा कि जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, वो हार्मोन एक वृद्धि हार्मोन है जो शरीर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की यदि दो चीजें हो सकती हैं, ये हार्मोन यदि कम स्रावन हो, इसका कम स्राव हो, या इसका अधिक स्राव हो, दोनों ही मानव के लिए क्या है, सही नहीं है। इस हार्मोन का कम स्राव हो, कम निकले, या अधिक निकले, दोनों ही स्थिति में क्या है, गलत है ये। तो यहां दोनों ही स्थिति में हम देखते हैं, बालकों में जो रोग आएगा वो आएगा बोनापन। कौन सा रोग आएगा, बोनापन। और वयस्कों में जो रोग आएगा वो आएगा साइमंड रोग। कौन सा रोग आएगा, साइमंड रोग। अगर ये कम निकल रहा है, वयस्कों में कम निकलेगा तो वयस्कों का शरीर अजीब टाइप का हो जाएगा। साइमंड रोग का मैं समझ रहे हैं, टांगे लंबी हैं और हाथ छोटे हो गए, या हाथ लंबे हैं और टांगे छोटी हो गई। बात समझ रही है आपको? ऐसे ही अगर हम इधर देखें अधिक स्राव, तो बालकों में, अगर बालकों में ये अधिक स्राव होता है तो यहां पर रोग इनको होता है भीम कायता। यानी बच्चे बचपन में ही ऐसे लगेंगे जैसे भीम के बच्चे हैं, है ना। माँ बाप पतले दुबले हैं लेकिन उनका शरीर कैसा हो जाएगा, भीम कायता, भीम के आकार का। और अगर यही वयस्कों में हो गया, अगर ये चीज़ बड़े होकर स्रावित इसका बढ़ गया, तो वयस्कों में जो रोग होगा उसको एक्रोमिगेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोमिगेली। अब ये जो एक्रोमिगेली रोग है ये भी वही है, खली टाइप, अजीब। सब कुछ सही था, होठ बहुत बड़े हो गए, सिर इतना बड़ा हो गया, आकार सही है, सिर बड़ा हो गया, क्योंकि बड़ों में हुआ ना। अगर ये बचपन से होता तो उसका पूरा शरीर बड़ा होता, लेकिन ये बड़ा, जब बच्चा बड़ा हो गया, किशोरावस्था पार कर ली, तब इसका श्रावण बढ़ा, तो उस समय उसको जो रोग होगा वो एक्रोमिगेली, मतलब अजीब टाइप का उसका क्या हो जाएगा, पोस्चर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा, जो ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है ये वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसका ज़्यादा निकलना भी खतरनाक है और इसका कम निकलना भी गलत है। और ये अधिक प्रभावी होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की स्थिति में। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन प्रभावित होता है थायरॉक्सिन, वो। तो ये भी एक पॉइंट लिख देंगे, नोट करके यहाँ पर बॉक्स बना देंगे, और बॉक्स में एक पॉइंट लिख देंगे कि वृद्धि हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में अधिक सक्रिय होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपके शरीर से थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकल रहा है
तो वो इस सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ही हम आगे कल की क्लास करेंगे। कल हमें जो बाकी के बचे हुए हार्मोन्स हैं उनके कार्य, उनसे होने वाले रोग और उनके फंक्शन को करना होगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।